बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम बहुत ज़्यादा अपनी रियल लाइफ में सुनते हैं। आपने खुद भी सुना होगा। इवन यहाँ तक कि जब आप कॉलेज या स्कूल में होते हैं तो उस वक्त भी आपसे फीडबैक लिया जाता है। हम कहते हैं हमने फलाने क्लास से फीडबैक लिया, फलाने से फीडबैक लिया। फीडबैक का मतलब क्या है? फीड का मतलब है खिलाना, बैक का मतलब है वापस। बेसिकली इस लफ्ज का मतलब ये है कि कोई आपको एक चीज खिला दे और आप बदले में उसको दूसरी चीज खिला दे, दैट इज नोन एज, आपने जो बदला दिया दैट इज नोन एज फीडबैक। या फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई चीज पूछी, कोई सवाल पूछा मैंने आपसे और आपने मुझे उसका आंसर दिया, सो दैट इज व्हाट, दैट इज फीडबैक। सो यहाँ पर इंसान की बॉडी में भी फीडबैक होता है। वो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। उन फंक्शंस में इंजाइमेटिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, हार्मोनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक एक्टिविटी को सरअंजाम देने के लिए या एक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन्स आते हैं, वो उस एक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं। फिर कुछ और हार्मोन्स आते हैं जो उस एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, बिलो कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन एक्टिविटीज़ को बढ़ाती हैं, कुछ जो है वो कम करती हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, एक इंसान हैप्पी होता है, खुश होता है, अगर वो लतीफ़े वगैरह सुनता है तो मज़ीद खुश हो जाता है। एक इंसान वैसे ही सैड है, उसका मूड ऑफ है और वो कोई गम की बात सुनता है या कोई ऐसी चीज़ देख लेता है जिससे उसको मज़ीद जो है वो गम में आ जाता है वो बंदा, तो उसकी परेशानी भी डबल हो जाती है। ऐसे वक्तों में ये काम बेसिकली हार्मोन्स का होता है। और जब इंसान बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर पहुंच जाता है गम के उसमें, तो आपने खुद देखा है कि इंसान की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली जो आंसू निकालने वाले हार्मोन्स हैं, ये उनका काम है जो आपके गम के लेवल को कम करे। आपने सुना होगा बड़ों से भी कि रो लें दिल हल्का हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका जो है बंदा नॉर्मल हो जाता है। सो दैट इज़ रियल, ये बिल्कुल हकीकी बात है। जब आपके अंदर गम के हार्मोन बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उसका ये है। इसी तरीके से जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसके लिए कुरान पाक ने यही हमें तालीम दी है, हुक्म दिया है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो हम अपने से बड़ा किसी को मानने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़हन जो कहीं 7वें आसमान पे होता है वो डाउन टू अर्थ आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि आई एम नथिंग, ये अगर खुशी मुझे मिली है तो बिकॉज ऑफ अल्लाह मुझे मिली है। सो ऐसे वक्तों में ये हार्मोन्स का ये सारा काम है जो एक एक्टिविटी को बढ़ाए या एक एक्टिविटी को कम करे। अब इस फीडबैक का मतलब क्या है, फीडबैक को कैसे हम डिफाइन करेंगे? सो आइए टॉपिक की तरफ। फीडबैक मैकेनिज्म, इट इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स। ये एक इवेंट्स का एक साइकिल है, मजमुआ है, बहुत सारा इवेंट्स होते हैं इन विच स्टेट ऑफ अ बॉडी कंडीशन जो सेट पॉइंट या कंट्रोल्ड होता है, वो क्या होता है, इज मॉनिटर्ड, उसको देखा जाता है एंड एडजस्टेड विद इन अ स्टेट range to ensure the successful functioning of the body। फीडबैक का मतलब यहां पर यही है कि बॉडी के सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, जो हमारा होम्योस्टैटिक कंडीशन पहले से होता है उसको मॉनिटर किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम अगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हमारा खुशी का जो नॉर्मल लेवल है उस नॉर्मल से बढ़ जाता है, तो होम्योस्टेसिस बढ़ गया ना, तो डेफिनेटली उसको मॉनिटर किया जाता है और वापस एडजस्ट किया जाता है। सो दैट इज नोन एज व्हाट, फीडबैक मैकेनिज्म। या अगर हमारी खुशी का लेवल कम हो जाए, नॉर्मल से कम, यानी हम गम की तरफ चले जाते हैं, तो तब भी ये होम्योस्टेसिस से क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। तो अब इस होम्योस्टेसिस को मॉनिटर और बैलेंस किया जाता है। सो दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी में कुछ एक्सेलरेटर्स होते हैं जो कि स्पीड अप द रिएक्शन करते हैं, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि स्टॉप्स या रिड्यूस द रिएक्शन। हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सेलरेटर के तौर पर काम करती हैं, जो उन रिएक्शंस को तेज करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उन रिएक्शंस को स्टॉप करती हैं या रिड्यूस करती हैं, सो दैट आर इनहिबिटर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें हार्मोन के एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल कि सम स्टिमुलेट्स आर इंक्रीज अ मैकेनिज्म या रिएक्शन, अनदर टू चेक एंड बैलेंस। कुछ हार्मोन जो हैं वो रिएक्शन को तेज या इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। याद रखें, अगर चेक एंड बैलेंस ना हो तो होम्योस्टेसिस नहीं हो सकता।
चेक एंड बैलेंस होगा तभी तो होमियोस्टेसिस होगा, क्योंकि नॉर्मल हालत अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कंडीशन के लिए नॉर्मल हालत ये है, होमियोस्टेसिस तब ही होगा, ये फॉर एग्जांपल होमियोस्टेसिस कंडीशन है। होमियोस्टेसिस अब अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जांपल ये कुछ कोई लेवल जो है उससे अप आ गया, तो डेफिनेटली अगर इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा तो इस लेवल को वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आएंगे। अगर ये डाउन होता है तो डाउन से भी वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आएंगे। जो एक सेट पॉइंट होता है हमारे बॉडी का, उस सेट पॉइंट के ऊपर लेकर आने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत होती है, और इसके लिए जरूरत होती है हार्मोन्स की। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सी है, जो कि सेट पॉइंट है। अब अगर 37 डिग्री सी से ज्यादा हो जाए, तो पिछले लेक्चर में हमने होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म में पढ़ा था कि वो वापस उसको लेवल पर लेकर आते हैं, तो वो बेसिकली फीडबैक होता है, उस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के लिए फीडबैक होता है। या अगर डिक्रीज हो जाए, तो आपने वो भी पढ़ा था कि वो कैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल लेवल पे आता है, तो वो भी क्या था, वो भी फीडबैक था। सो इफ देयर इज नो चेक एंड बैलेंस, नो होमियोस्टेसिस। अगर चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा तो होमियोस्टेसिस नहीं होगा। समझ आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ड्यूरिंग फीडबैक मैकेनिज्म the production of hormones is itself controlled, and because some information are fed back to the source, so the production or secretion is adjusted according to the body activity। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स की प्रोडक्शन है, वो खुद हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं। कैसे? अगर एक प्रोसेस के लिए, एक मैकेनिज्म के लिए हार्मोन्स की जरूरत है, सपोज चाइल्ड बर्थ, आगे एग्जांपल आ रहा है, चाइल्ड बर्थ के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत है। अगर वो एस्ट्रोजन हार्मोन कम लेवल में है तो उसको जो है वो एनहांस किया जाता है, ओवरी को कहा जाता है कि आप एस्ट्रोजन हार्मोन खारिज करें। तो अगर वो बहुत ज्यादा लेवल पर चला जाए, हद से ज्यादा एस्ट्रोजन हो जाए, तो तब वही एस्ट्रोजन क्या काम करता है, उसका जो इंक्रीज लेवल है ब्लड के अंदर जब वो आता है, तो वो उसको ओवरी को वापस फीडबैक देता है कि अब भाई एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसको कम करें, रिड्यूस करें। तो वो एस्ट्रोजन की पैदावार या तो कम कर लेती है या बिल्कुल रोक देती है, ताकि उस लेवल के साथ जो है वो मैच कर सके। सो इसका मतलब यही है। अब इसी की बुनियाद पर हम इसका दूसरा डेफिनेशन भी कर सकते हैं, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म के लिए है, कि क्या द प्रोसेस, वो प्रोसेस इन विच कंट्रोलिंग सिस्टम इज इटसेल्फ controlled by the product of that reaction is known as feedback mechanism। क्या मतलब है कि जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, वो जिस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वही रिएक्शन इसको वापस कंट्रोल करे, इटसेल्फ, खुद ब खुद उसको कंट्रोल करे। सो दैट इज आल्सो फीडबैक मैकेनिज्म। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स की प्रोडक्शन, अगर हार्मोन की प्रोडक्शन को खुद हार्मोन ही कंट्रोल करे, सो दैट इज व्हाट, फीडबैक। अगर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और आप ही मेरी बायोलॉजी को कंट्रोल करें, कैसे? जिस तरह फॉर एग्जांपल बेल हो गई है, सपोज मैंने नहीं सुनी, तो आप मुझे कहते हैं सर बेल हो गई है, क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो आपने बेसिकली मेरी जो बायोलॉजी का जो लेवल था, जो मैं ज्यादा जा रहा था, उस पर ज्यादा टाइम ले रहा था, उसको आपने क्या कर लिया, कट ऑफ कर दिया, उसको आपने कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे जगह भी होती हैं, जिस तरह ट्यूशन वगैरह में होता है कि वहां पर बेल तो नहीं होती, टाइम होता है, तो 1 घंटे की टाइम अगर फॉर एग्जाम्पल क्लास है, तो हम क्लास ले रहे हैं 1.5 घंटे तक पहुंच जाती है, 2 घंटे तक पहुंच जाती है, तो आखिर में बच्चे कहते हैं सर जी 2 घंटे हो गए, तो दैट इज द फीडबैक। वो फीडबैक है जिसने मेरे उस रफ्तार को कंट्रोल किया कि बस जी अब ब्रेक लगाना है, बहुत हो गया। सो ये इसका क्या है, दूसरा डेफिनेशन भी है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये क्या होता है, एनहांस द एक्टिविटी। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो एक्टिविटी को बढ़ाता है, ट्रिगर्स द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को बढ़ाता है, एम्पलीफाई द चेंज, चेंज को ज्यादा करता है, इंक्रीज करता है। इसके एग्जांपल चाइल्ड बर्थ है या बेबी सकलिंग है। इसके अंदर याद रखें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में होमियोस्टेसिस एस्टेब्लिश नहीं होता। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक्टिविटी बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है, या कोई मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर आपको अच्छी तरह पता है, हम पठान हैं और हमारी शान होती है असलहा से जो है हमारा प्यार होता है। तो जो असलहा में पिस्टल आपने देखा होगा, या तमाचा जिसे कहते हैं आई थिंक, तो उसको आपने देखा होगा, उसमें ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर जब आप दबाते हैं तो वो बेसिकली आपके फायर की एबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है। अगर आप ट्रिगर नहीं दबाते, डायरेक्ट फायर करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, जो आपके लिए जो है कुछ लोगों के लिए फिर थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो तभी वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका एग्जांपल चाइल्ड बर्थ अगर हम ले लें,
तो प्रेशर ऑफ बेबी हेड ऑन यूटेरस वॉल के ऊपर जो बेबी का हेड प्रेशर डालता है वो स्टिमुलेट कर लेता है किस चीज को, ऑक्सीटोसिन के उसको सेक्रीशन को। एज अ रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर इज एनहांस्ड। क्या मतलब है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो यूटेरस की दीवारों के ऊपर बच्चे का जो सर होता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि बच्चा ऐसे उल्टा ही पैदा होता है ना, सर उसका नीचे होता है, ऐसे आता है बाहर। सो उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो सर होता है वो उस यूटेरस की दीवारों के ऊपर प्रेशर डालता है ताकि विजाइना ओपन हो सके और वो बाहर आ सके। लेकिन इस दौरान इस प्रेशर की वजह से ओवरी जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है ताकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को खारिज कर सके। ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज हो जाता है, वो इन यूटेराइन दीवारों को नर्म मुलायम कर देता है, जो कि प्रेशर जिसकी वजह से बढ़ जाता है। आप खुद सोचे ना, जो चीज टफ होती है उसके ऊपर प्रेशर बहुत मुश्किल से लगता है, जो चीज नरम होती है उसके ऊपर प्रेशर बहुत जल्दी लगता है और बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर की एबिलिटी एनहांस हो जाती है। सो ऐसी ही आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि डेंसिटी के साथ प्रेशर का इनडायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, ये इस तरह कुछ है, आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये डेंसिटी और प्रेशर। सो चूंकि जब हार्ड ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत कम लगता है, आप जितना भी ज्यादा लगाएं उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा। लेकिन जब सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको आप थोड़ा सा भी प्रेशराइज करेंगे तो वो ज्यादा प्रेशर होगा। तो ऐसी ही ऑक्सीटोसिन उन दीवारों के ऊपर प्रेशर डाल के उसका जो है इतना नर्म मुलायम बना देता है कि वो प्रेशर इन्हांस हो जाता है और बच्चा आसानी से इस दुनिया में तशरीफ ले आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेबी सकलिंग, निपल नर्व एंडिंग्स क्या करते हैं, वो सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को, जो कि स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, जो कि प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ मिल्क को एनहांस करता है। क्या मतलब, जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो उस वक्त क्या होता है कि वो जैसे ही निपल को सकलिंग शुरू कर देता है तो निपल के अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो फौरन हाइपोथैलेमस को पैगाम दे देते हैं कि भाई देयर इज समथिंग, ऐसा कुछ हो रहा है जिसको दूध की जरूरत है, मींस के बच्चा है जो कि दूध मांग रहा है। तो वहां पे हाइपोथैलेमस उस मिल्क प्रोडक्शन जो हार्मोन्स होते हैं उनको मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर लेते हैं कि भाई आप क्या कर लें, ऑक्सीटोसिन पैदा करें। ऑक्सीटोसिन पैदा होता है तो ऑक्सीटोसिन अगेन स्टिमुलेट करता है दैट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो इसके नतीजे में मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है और उसका रिलीज आसान हो जाता है। ये काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का है। तो ये भी आपने फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा कि जिसमें एक एक्टिविटी एनहांस हो गई, मिल्क प्रोडक्शन की एक्टिविटी एनहांस हो गई, चाइल्ड बर्थ के दौरान वो प्रेशर एनहांस हो गया। सो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव को अगर हम देखें, दैट सप्रेस द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी को सप्रेस करता है या रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज के डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है, करेक्टिंग डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल हालत से जो डेविएशंस होती हैं उनको करेक्ट करता है। इसके एग्जांपल हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन की एक्टिविटीज है। और याद रखें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के दौरान होमियोस्टेसिस इज मेंटेन, होमियोस्टेसिस मेंटेन होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि उसमें वो प्रोसेस सप्रेस किया जाता है, चेंज के डायरेक्शन को रिवर्स किया जाता है, और इसके साथ साथ क्या किया जाता है कि जो हमारे पास डेविएशंस होती हैं नॉर्मल स्टेट से, उन डेविएशंस को करेक्ट किया जाता है। डेविएशन आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा होगा ना, डेविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, तो डेविएशन इनहिराफ को कहते हैं, जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, उन चीज़ों को ये करेक्ट करता है। तो इसके एग्जांपल में अगर हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को देखें तो वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि थायरॉक्सिन पैदा करे। जब इस थायरॉक्सिन की ब्लड में लेवल बराबर हो जाती है तो वो इनहिबिट करता है, वो मना करता है थायरॉक्सिन के पैदावार को। ऐसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि एस्ट्रोजन के लिए ओरी को स्टिमुलेट करता है। जब उसका लेवल जो है एक खास लेवल में आ जाता है तो फिर वो उसको रोकता है कि बाकी आप ना पैदा करें। एंटी डायरेटिक हार्मोन को आप देखें तो ये क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको सेक्रेट करता है और नेफ्रॉन जो है वो इसको एब्जॉर्ब करता है। ये नेफ्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। जब एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल ब्लड में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या कर लेता है, वो इसको मजीद रोक लेता है इस एडीएच के पैदावार को। तो आपने देख लिया कि जो हार्मोन जिस एक्टिविटी के लिए सेक्रेट होता है, जब वो हार्मोन क्या हो जाता है, उसकी सेक्रेशन का लेवल आ जाता है तो वो लेवल उसको वापस क्या कर लेते हैं, वो उनको कह देते हैं कि बस अब मजीद आपने नहीं पैदा करना। तो ये नेगेटिव वाला रिस्पॉन्स क्या है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप मुझे बता देते कि सर टाइम हो गया है। इस टाइम हो गया का मतलब क्या होता है कि सर अब बस
आगे ना पढ़ाएं, बहुत हो गया। आई थिंक बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे मैं जब क्लास लेता हूँ तो कॉलेज में तो चूंकि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लेकिन ट्यूशन्स वगैरह में अगर मैं क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। मेरी क्लास 1 घंटे तक चली जाती है, 2 घंटे तक। हाईएस्ट जो मेरा टारगेट है वो 2 घंटे 40 मिनट तक मेरी क्लास जो है उसका ड्यूरेशन गया हुआ है। इंशाल्लाह इसे भी इंक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है कि हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बाज़ औक़ात पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इतना भी पॉजिटिव हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये इवन डेथ को भी काज कर सकता है। क्या मतलब? हाई फीवर इसका एग्जांपल है, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अगर हम हाई फीवर की बात करें तो इसमें मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाईली या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फेवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बार बार बढ़ता है, यहां तक कि 113 फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। इस 113 फ़ारेनहाइट पर प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं और क्या कर लेते हैं, डेथ काज कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देखें तो इसका जो कंसंट्रेशन अगर हवा में बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, ये ब्रीदिंग के रेट को ज्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा एयर जो है वो इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, हमारे बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो हमारी डेथ काज हो जाती है। हार्मफुल पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये एक चीज को बहुत ज्यादा इनहांस कर लेता है। आपको अच्छी तरह पता है कि एक चीज जब हद से बढ़ जाए ना तो फिर मजा नहीं करती। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी क्लास 2 घंटे 40 मिनट तक होती है, लेकिन अगर यही क्लास में 5 घंटे की लूंगा तो लोग फिर थक जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको थकने नहीं दूंगा। वैसे मेरी क्लास में हमेशा बच्चे फ्रेश होते हैं, इंशाल्लाह भी फ्रेश रहेंगे, आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पर हम हार्मफुल फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो हार्मफुल फीडबैक मैकेनिज्म यही होता है कि हार्मोनल एक्टिविटी हो या ऐसी कोई बात हो तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब जिस तरह हाई फीवर की उन्होंने बात की है, तो हाई फीवर में क्या होता है कि वो फीवर जो है मजीद हाई होता जाता है, हाई होता है, यहाँ तक कि 113 फ़ारेनहाइट तक पहुँचता है, जिस पर प्रोटीन्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, जो कि डेथ काज कर लेती है। इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सांस लेने की वजह से वो हवा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चली जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक तो पहले से ज़्यादा होती है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा आप इनहेल करें तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमें डेथ की तरफ लेकर जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने फीडबैक मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया कि फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, और हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।